अशोक माथुर सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चूंकि सर ये कार्यक्रम आनंद वर्धन सर करते हैं, इस समय वो बाहर हैं, अभी भी कल भी उनको जोड़ने की कोशिश हो रही थी, जुड़ नहीं पाए थे। आज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने की, अगर वो वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाती है तो वो जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर, महिला पहलवानों का जो प्रदर्शन जंतर मंतर में दिल्ली में चल रहा है इस समय, पूरी सरकार जो है वो सारी चीजें छोड़ करके और कर्नाटक में व्यस्त है। ऐसे में अब उसके साथ जो है तमाम पंचायतें भी जुड़ने लगी हैं। अभी खबर आ रही थी कि जो है कल रविवार के दिन में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो तमाम खाप नेता हैं उनकी एक महापंचायत हुई और इसमें फैसला लिया गया उनको समर्थन देने का। तो अब ऐसे में इस पूरे प्रकरण में आप क्या देख रहे हैं, और दूसरा कि इससे राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ता हुआ दिखाई देगा, खास करके तब जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जंतर मंतर एक ऐसा स्थान बना है जहाँ से जनता की आवाज मुखरित होती है। पहलवानों की आवाज लोगों ने सुनी है और पहलवानों का जो शोषण हुआ है वो एक तरह से बहुत बुरी बात है देश की प्रतिष्ठा को लेकर के, और खास तौर से महिला समाज की प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को आया गया नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि सामाजिक संगठन, खाप पंचायत और राजनीतिक लोगों का इसकी ओर समर्थन हुआ है, और ये समर्थन से इनकी आवाज और भी ज्यादा मजबूत हुई। लोकतंत्र में एक तरफ तो ये छूट है कि आप अपने साथ हुए हुए अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओ, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे जंतर मंतर से आवाज उठ रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। क्यों सुन नहीं रहा? क्योंकि सत्ता ऊंचा सुनती है, और ये एक सत्ता की बात नहीं, सत्ता का चरित्र ही इस प्रकार के सत्ता ऊंचा सुनती है। और सत्ता जब ऊंचा सुनती है तो जनता को और ताकत लगानी पड़ती है। आपने ठीक कहा कि कर्नाटक का चुनाव उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कर्नाटक के चुनाव में वो पूरी जोर और ताकत लगा के पूरी की पूरी सरकार वहां पे लगी हुई है। लेकिन इस सब से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि देश में एक संविधान का शासन है। उस संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का भी इस मसले पर अपना फैसला आया है, और भी बातें इस मसले पे उठी हैं। जनता जब बोल रही है तब स्वयं प्रधानमंत्री ही नहीं, तमाम पार्लियामेंट के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जनता क्या बोल रही है और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उससे लोकतंत्र की बहबूती बढ़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करते और केवल चुनाव ही जीतना चाहते हैं, तो चुनाव वो जीते या हारें, उससे ये तो जाहिर है कि जनता बोलती है, सरकार नहीं सुनती है। अब सरकार जब नहीं सुनती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में कुछ खोट है। अगर लोकतंत्र में खोट है तो उसको दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज प्रमुख होती है, और खास तौर से जिसको हम मतदाता कहते हैं। एक तरफ तो वो मतदाता को रिझाने के लिए दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, फिर ये लिंगायत का मसला उठाकर जाति का भी समीकरण बनाने की कोशिश की, जाति और इस प्रकार करके समाज को बांट रहे हैं। समाज को बांटने की इतनी बुरी परंपरा चल निकली है कि इससे ये नुकसान होने वाला है। आने वाले वक्त के अंदर एक अल्पसंख्यक समुदाय अपने को असुरक्षित समझता है, और फिर वो कर क्या रहा है? हर नगर के अंदर या हर बस्ती के अंदर लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए कहाँ जाएं? जहाँ उनके समाज के लोग रहते हैं या जहाँ उनके समाज के लोगों की बसावट है, वहाँ उनका ध्रुवीकरण हो रहा है। ये केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण ही नहीं है, ये ध्रुवीकरण जो जातिगत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, इससे एक बड़ा नुकसान ये होने वाला है, देश की जनता कई भागों में बढ़ जाने वाली। हो सकता है शासन करने वाले लोग या शासक वर्ग को इससे कोई लाभ मिलता हो, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि इससे हमेशा एक बड़े संघीय देश के अंदर, एक बड़े राष्ट्र के अंदर नुकसान ही होता है। जब लोग लोगों से लड़ते हैं तो नुकसान होता है। कर्नाटका का चुनाव मेरे ख्याल है आज या कल में प्रचार का काम बंद हो जाएगा, और उसके बाद क्या ध्यान दिया जाएगा? तो इस प्रकार से क्या हमेशा होगा कि चुनाव आ गए इसलिए लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, चुनाव आ गए इसलिए महंगाई पे गौर नहीं किया जाएगा? और चुनाव में भी मुद्दे क्या है, उन मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं करता। क्योंकि ये लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, ये पूरी चेतना है हमारे शासक वर्ग के अंदर, तो वो नहीं चाहता कि किसी भी मुद्दे के ऊपर लोगों का प्रशिक्षण हो या लोग बहस करें, और लोग बहस करके उन मुद्दों को उठाएं। और इस प्रकार की चीज के अंदर, चुनाव के अंदर, अगर कर्नाटका के अंदर चुनाव आ गया और चुनाव के अंदर मान लो कांग्रेस जीत गई,
तो लोगों को इस बात से क्या इंडिविजुअल फायदा किसी को मिल सकता है, लेकिन लोगों के सामने ये स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए कि कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है, दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर क्या है, दोनों की विचारधाराओं में अंतर क्या है, दोनों क्या मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, वो सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कह रहे थे और साफ तौर पे वो कह रहे थे कि मुसलमानों के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है। और इवन हमारे गृह मंत्री के मुंह से भी जो बातें सुनने को मिली वो एक लोकतांत्रिक देश के लिए उचित बातें नहीं थी। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसमें सभी लोग रहते हैं, कर्नाटका का चुनाव हो उसके बाद देश के अंदर और भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों के बीच में लोगों को, खास तौर से बुद्धिजीवियों को और राजनीतिक लोगों को ये सोचना पड़ेगा देश की दिशा क्या हो। अगर देश की दिशा पे गौर नहीं किया गया तो आज पहलवान बैठे हैं, कल कई और लोग बैठेंगे, क्या उनकी भी कोई सुनेंगे? इन पहलवानों की आवाज तो इसलिए बुलंद हो रही है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान है और ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। जिस प्रकार के आरोप लगे हैं वो आरोप भी बहुत गंभीर है। चलकर बीजेपी के सांसद या बीजेपी के जो भी नेता हैं उनको तो तत्काल ये फैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान चरित्र एकता का नारा आरएसएस से लगाते आते हैं। जब आरएसएस से ज्ञान चरित्र एकता का नारा वो लगाते आते हैं तो जहां चरित्र पर उंगली उठ गई वहां तत्काल ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो राष्ट्रीय कमेटी है, जो भी निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो इनको पार्टी से बाहर करें। इनको राजनीतिक और सामाजिक रूप से, पहले गांव के अंदर क्या होता था, जो आदमी इस प्रकार की गलतियां करता था उसका हुक्का पानी बंद हो जाया करता था। तो हुक्का पानी बंद होने का मतलब सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार होता था। तो इनका बहिष्कार होना चाहिए। अगर इनका सम्मानित किया जाएगा, इन लोगों को ताकत इनकी ये दिखाई जाएगी दुनिया को कि ये बहुत ताकतवर है और ताकतवर लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तो फिर लोकतंत्र की जरूरत क्या है? हमारे पास में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हम अंतिम व्यक्ति की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और सभी राजनीतिक नेता ये बोलते हैं कि अंतिम व्यक्ति की आवाज को बुलंद करना है। अंतिम व्यक्ति की आवाज बुलंद कैसे हो? उसको क्या हमेशा आंदोलन में ही रहना पड़ेगा? उसको सड़क पे ही जंतर मंतर में बैठना पड़ेगा? उसको अगर पलंग बिछाता है या माचा लगाता है पानी में भीगने के कारण तब डंडे पड़ते हैं, क्या यही उचित है? ये एक लोकतांत्रिक रूप से देश के अंदर ये शोभा नहीं देता। हमारे राजनीतिक लोगों को इस बारे में पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम संसद के ऊपर एक तरह से सवाल है कि संसद से कुछ ही गज की दूरी के ऊपर ये पहलवान बैठे हैं और उनकी आवाज वहां के हमारे देश भर के नेताओं के कान में क्यों नहीं पड़ रही? और पुलिस पे जो पुलिस व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो पहलवानों पे तो लाठी चलाने चली जाती है, लेकिन जब कानून का राज है तो कानून के तहत एफआईआर लेकर के एक बदमाश आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उनको किसकी मंजूरी लेनी है? क्या उसके प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद ही गिरफ्तारी होती है? अगर मंजूरी से भी होती है तो तत्काल मंजूरी लेके गिरफ्तारी करें और गिरफ्तारी करके देश में संदेश दे कि कोई ऐसा करेगा तो वो उचित नहीं होगा। अशोक माथुर सर, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर के इस समय सियासत गरमाई हुई है राजस्थान की। अब ऐसा एक बयान जिसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सफाई देनी पड़ रही है, लिखित में सफाई देती घूम रही है, वो ऐसा फंसी हुई है अशोक इनके गहलोत के चक्कर में। अब वो बता रही है कि भाई हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, ये सब कुछ अशोक गहलोत जो है। अच्छा, अब बात इस पर शुरू हो गई कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सिंधिया के कंधे पर रख करके और बंदूक चला दी सचिन पायलट पे। क्या है सर पूरा एक हकीकत, जरा शॉर्ट में बता दीजिए, हम लोग भी सब उस चीज को समझ लें जरा उसको। एक समय हम बच्चे थे जब कुछ ऐसे खेल खेलते थे और वे खेल राजनीति में जब हम देखते हैं तब हमें बड़ा विचित्र लगता है कि ये बूढ़े बूढ़े और बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, इनका कितना जोरदार गेम चल रहा है। अशोक गहलोत का बयान साधारण बयान नहीं है। ये हर कोई जानता है कि मानेसर में क्या हुआ, किन लोगों ने ठहराया था बागियों को, और ये भी एक घटनाक्रम हमारे सामने आया कि आलू बैंगन की तरह हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि बिकते भी हैं। क्यों गहलोत साहब ने आगे भी कहा कि आपको जो करोड़ों रुपए दिए गए हैं वो आप लौटा दीजिए। किनको? हमारे गृह मंत्री शाह साहब को मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब क्या है कि कोई सौदा हुआ है, और सौदा नहीं हुआ है तो भी ये बात तो उठी है, जहाँ धुआं है वहां आग जरूर है। ये बात आप सोचने वाली बात है। और इसमें सबसे बड़ी गंभीर बात है, अगर आप वर्गीय दृष्टिकोण से सोचें तो ये एक विशेष शासक वर्ग की विशेष प्रकार की सत्ता की लड़ाई।
और सत्ता की लड़ाई के अंदर अब कोई असूल या सिद्धांत या कोई नीति या कोई कार्यक्रम तो रहा नहीं है। अब जो कार्यक्रम रहे हैं वो मोटा मोटी ये है कि हम कुर्सी पे कैसे बने रहें। और जहां तक पिछले अभी बात में आई थी कि जनता इनिशिएटिव नहीं ले रही, तो प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, जिसको रेवड़ी कहते हैं मोदी जी, तो उसमें किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी। अब उसमें जब आम लोग छोटी मोटी चीजों में फंस के रह गए हैं, तो जन आंदोलन का भय हमारे राजनीतिज्ञों को नहीं रहा। अगर ऐसा हुआ है तो अशोक गहलोत के बयान के मुताबिक वे सारे विधायक जो बगावत कर रहे थे उस वक्त, उन लोगों से इस्तीफा लिया जाना चाहिए या उन लोगों को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो घटनाक्रम है, ये सारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं कम या कहीं ज्यादा लागू होता ही है। और इस प्रकार से जो मतदाता है, एक बार वो लखनऊ से एक पुस्तक छपी है भगत सिंह के ऊपर, उस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये बात थी कि उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आरबी के एजेंडे में ये था कि हमारे जो मतदान से जो चुने जाएंगे उम्मीदवार, उनको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, जब भी लोकतंत्र परिपूर्ण होगा। तो जो विधायक चुने जाते हैं या जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको वापस बुलाने का अधिकार तो किसी के पास है ही नहीं। एक बार वो चुने गए, अगर वो गणित को फिट कर लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और चुनावों में भी क्या देखा जा रहा है, एक विशेष वर्ग के लोग जो करोड़ों की संपदा से ऊपर है, वही लोग जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। कॉमन मैन तो गायब हो गया। ऐसा लग रहा है देश का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा मतदाता, बहुत बड़ा जो जनता का हिस्सा है, वो इस लोकतंत्र में उसकी कोई भूमिका नहीं है। केवल उसकी भूमिका एक दिन होती है, जिस दिन वो मतदान करता है। वो उसके लिए उत्सव समझ लीजिए, त्योहार समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। गहलोत साहब का बयान एक गंभीर बयान है, और उसके बाद वसुंधरा जी का जो स्पष्टीकरण है वो भी बहुत गंभीर है। क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति, अंतर्विरोध इन राजनीतिक दलों के अंदर पैदा हो रहे हैं, और भाजपा में विशेष तौर पे बहुत जल्दी बहुत गंभीर मतभेद, अंतर्विरोध उभर कर सामने आने वाले हैं। क्योंकि वहां जो मूल आरएसएस से जो लोग गए हैं, उनको ये लग रहा है उनका सपना तो टूट रहा है। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने जिस बात के लिए अपना जीवन खपाया था, मान 50 साल से 60 100 साल हो गया आरएसएस, 50-60 साल से जो हाफ एंड पेन के कवायद कर रहा था, एक ऐसा ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा, वो राष्ट्र का सपना कहाँ है? अगर ऐसा उनके हिसाब से देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ? अगर उनके हिसाब से देखा जाए, संघ वालों के हिसाब से, तो देश की कंपनियां क्यों बिक रही? संघ वालों के हिसाब से ही देखा जाए, अगर आप हिंदू राष्ट्र भी बना लेते हैं, तो हमारे देश की धन संपदा बिक रही है, या हमारी इकोनॉमी पर कोई और बाहर का आदमी या कोई अन्य व्यक्ति अगर रूल करता है हमारे ऊपर, हमारे को वर्ल्ड बैंक के इशारों पे नाचना पड़ता है। हम राजस्थान के लोग, रेगिस्तान के लोग हैं, हमारे पानी का सौदा अगर हो जाता है तो भाई बताइए क्या करेंगे? अगर नदियां बिक जाती हैं, अगर जमीनें बिक जाती हैं, निकल जाती है कंपनियों के पास में, कारपोरेट घराने इतने वर्चस्व वाले हो जाते हैं कि हम अडानी जी की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते। तो लोकतंत्र का ये ड्रामा कितने दिनों तक आप चलाएंगे? और जो भी कोई बोलेगा उसको आप कह देंगे ये अर्बन, और उस वक्त में सब एक हो जाएंगे कि ये अर्बन नक्सलवादी हैं, कोई कहेगा ये ग्रामीण नक्सलवादी हैं, कोई कहेगा ये आदिवासी है। और आदिवासियों से जमीन खाली कराने के लिए क्या अभियान चल रहा है? आदिवासियों को मारा जा रहा है, केवल एक लंगोट बांधे हुए दीनहीन आदमी को एक आरोप लगा करके आतंकवादी है, नक्सलवादी है करके मारा जा रहा है। ऐसे तो ये लोकतंत्र मर जाने वाला। और लोकतंत्र मर गया तो भाई हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बहुत नुकसान होना पड़ेगा। हमने दुनिया के अड़ोस पड़ोस में देखे, हमारे पास में पाकिस्तान है, हमारे पास में बर्मा है, हमारे पास में लंका है। क्या लोग चैन से जी पा रहे हैं? क्या केवल उसको अनाज दे देंगे आप, या 2,000 रुपया महीना उसको मिल जाएगा, या आप उसको कुछ सुविधाएं दे देंगे, इसी से तो काम नहीं चलने वाला है। राष्ट्रीय अर्थतंत्र के अंदर अभी आप देखिए कि जो बेसिक इंडस्ट्री थी, वो बेसिक इंडस्ट्री किस नेहरू को आप सबसे ज्यादा आप गालियां देते हैं, उन्हीं के काल में बनी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में तो देश में कोई भिलाई का इस्पात कारखाना नहीं लगा, उसके बाद तो कोई परमाणु भट्टी नहीं लगी, उसके बाद तो देश के अंदर मूलभूत जो एनर्जी के सोर्स है वो नहीं हम विकसित कर पाए। हम किस में लगे हुए हैं? हम हिंदू मुसलमान करके हर गांव के अंदर हम दो प्रकार की आबादियों को बांट रहे हैं, हर शहर के अंदर आबादियों को बांट रहे हैं, और लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एक दिन ऐसा आएगा जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ, जैसा कि इराक में हुआ, हम लड़ेंगे और बंदर है ना हमारी रोटी खा जाएगा।
इसलिए बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। और खास तौर से मीडिया कर्मियों को, मैं खुद एक छोटा सा अखबार निकालता हूँ, और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे चारों ओर फांसी के फंदे लटके हुए। इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल हो गई है कि हम आरएनआई को रिटर्न भी फाइल कर लें तो गनीमत समझिए। और हर रोज कोई ना कोई परवाना, कोई ना कोई प्रेम पत्र सत्ता का हमारे पास आता है, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे राजस्थान सरकार का हो। तो गहलोत साहब का बयान मजा लेने के लिए मत रखिए, ये पॉलिटिकल बयान है, और ना सिर्फ वसुंधरा जी को बदनाम करने की बात है। अगर ये भी बात है तो उनको इसके लिए तैयार किसने किया होगा? हमारे यहाँ भाजपा में भी 2-3 गुट चलते हैं ना। और फिर अगर ये है तो उनको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन तमाम एमएलए की लिस्ट उनको डिक्लेयर कर देनी चाहिए, इन एमएलए ने करोड़ करोड़ रुपया लिया और मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, क्योंकि लोकतंत्र का तो यही तकाजा है। हो सकता है गहलोत साहब दोबारा चुनाव जीत जाएं, वसुंधरा जी ने कहा वो चुनाव नहीं जीत सकते, और गजेंद्र सिंह भी उनके खिलाफ बोल रहे जो उनके गृह जिले से हैं, तो बीजेपी के लोग तो उनके खिलाफ हैं ही। और कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट का जो विवाद है वो खत्म नहीं हुआ, खड़ा है, और वो बीजेपी शायद एक अच्छे अवसर की तलाश कर रही है। हालांकि सचिन पायलट का भविष्य भाजपा में मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि वो एक छोटे से बेल्ट के अंदर वो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा इलाका अलग अलग टाइप का है, पर लोकतंत्र के लिए जो कुछ घट रहा है वो उचित नहीं है। कर्नाटका का चुनाव में कल परसों में या 6 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा, सरकार भी बन जाएगी, लेकिन सरकार बन जाने से क्या होगा? सरकार बन जाने से हम कोई मॉडल चेंज कर पाएंगे क्या कर्नाटका का? क्या वहां पे कोई मॉडल के अंदर ऐसा परिवर्तन होगा जब अंतिम व्यक्ति की आवाज को सुना जाएगा? क्या ये जो बच्चे बैठे हैं हमारे जंतर मंतर पर, इनकी आवाज को एक बार में सुन लिया जाएगा? इनके एक एप्लीकेशन आने पे या एक चित्कार सुनने के साथ ही हमारी सरकार किसी गरीब के साथ खड़ी हो जाएगी? या किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसके साथ हमारी सरकार खड़ी हो जाएगी? अगर मॉडल चेंज नहीं होता, अब 50 चुनाव, 70 साल से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होते रहेंगे, लोग जीतते रहेंगे, सत्ता में आते रहेंगे, लेकिन शासक वर्ग के अंतर्विरोध को समझ करके एक सामान्य आदमी को, खासतौर से मध्यम वर्गीय लोगों को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। धन्यवाद।